नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग चर्चा करेंगे। चूँकि हम जिस शहर में अभी हैं वर्तमान में, वहाँ पर डेंगू का इतनी हालत ख़राब हो गई है कि कोरोना के जिस प्रकार से डर था, उसी तरह यहाँ पर डेंगू के भी डर सताए हुए हैं लोगों को। आज से 10 दिन पहले ही बताया गया था कि हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं मिल रहा है डेंगू के मरीजों के लिए, और इतनी भयावह हो गई है डेंगू। तो आज हम लोग जानते हैं कि क्या है डेंगू, डेंगू से क्या ऐसी शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण इतनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो हम लोग डेंगू के बारे में जानेंगे कि क्या है डेंगू, किस प्रकार से जानलेवा हमला कर रहा है, यानी डेंगू है जो हमारे शरीर में किस प्रकार से यह जो है जानलेवा हमला कर रहा है। और डेंगू की अब हम चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ पर एक टर्म आता है, निकल कर के आता है, वह होता है प्लेटलेट्स। यानी प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग भी आज चर्चा करेंगे, है ना, कि प्लेटलेट्स कि क्या होते हैं प्लेटलेट्स, उसके बारे में भी हम लोग आज चलेंगे। यहाँ पर एक टर्म निकल के आता है, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तो प्लेटलेट्स क्या होता है। आज हम ये सीखने वाले हैं कि डेंगू किस प्रकार जो है प्लेटलेट्स को ख़त्म करने वाला है, यानी किस तरह से वह जो प्लेटलेट्स को ख़त्म करता है डेंगू, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर ये जानेंगे हम लोग कि डेंगू प्लेटलेट्स के संकट कैसे उत्पन्न करता है, क्या इसमें रहता है जो प्लेटलेट्स को संकट की लाद खड़ा करता है ये। उसके बाद हम लोग आज के सेशन में ये सीखने जा रहे हैं कि सबसे पहले डेंगू कैसी बीमारी है, जो मच्छर को काटने से होती है। तो पता है कि जो डेंगू होता है वह मच्छर के काटने से होती है, तो ये बीमारी कैसी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जो डेंगू मच्छर के काटने से होती है ये तो सत्य है, लेकिन क्या यह वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरिया जनित बीमारी है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये जो डेंगू जो है वह क्या वायरस जनित बीमारी है या बैक्टीरिया जनित बीमारी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं लास्ट में बता भी दूंगा कि ये कौन सा जनित बीमारी है। चलिए बता ही देता हूँ, यह डेंगू जो है मच्छर जो काटने से होती है ये वायरस जनित बीमारी है ना, ये बैक्टीरिया जनित बीमारी नहीं है। एग्जाम में पूछ भी दे कि जो डेंगू से काटते हैं तो उससे जो प्लेटलेट्स कमी होती है, यह जो रोग है क्या बैक्टीरिया जनित बीमारी है या वायरस जनित बीमारी है, तो हम लोग बताएंगे कि यह एक वायरस जनित बीमारी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आगे। ये आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को ऑलरेडी ये पता है कि भाई डेंगू के अंदर जो लिमिट है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की, वह 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक है ना। ये सभी स्टूडेंट को या आम नागरिक को भी ये हाल फिलहाल पता रहना चाहिए, इतना बहुत हो कि यानी कि जो डेंगू के अंदर जो लिमिट है हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की, यानी कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके शरीर में जो लिमिट है प्लेटलेट्स की, वह 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में स्वस्थ शरीर में होनी चाहिए। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर में 1.5 लाख से लेकर 4 लाख तक प्लेटलेट्स होता है शरीर में, ठीक है। इतना बात तो हम लोग जान गए। फिर चलिए आपको ये पहले हम थोड़ा ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि क्या होती है ब्लड के कॉन्फ़िगरेशन। और जो अभी 2 दिन पहले यानी कल ही की बात है, इंडियन एक्सप्रेस में चीज़ जो निकल कर आई है वह क्या है कि जो एंटीबॉडी बनते हैं न डेंगू के दौरान शरीर के अंदर, और अब आपको ये समझ में आ गया न कि वायरस है तो वायरस का एंटीबॉडी भी शरीर में होगा। ये आप समझ गए कि डेंगू जो एक वायरस जनित बीमारी है उसके काटने से होती है, इसका मतलब है कि वायरस का एंटीबॉडी भी शरीर में हमारे अंदर होगा, तब ना हम लोग जिंदा रह जाते हैं या उस बीमारी से लड़ पाते हैं। यानी वायरस है तो उस वायरस का एंटीबॉडी भी शरीर में होगा। जो एंटीबॉडी बनते हैं शरीर में डेंगू के दौरान, वो हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट्स को भी खा जाते हैं। ये बात हम लोग को पता नहीं रहता है, ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि शरीर में डेंगू के दौरान वो हमारे शरीर के अंदर
प्लेटलेट्स को भी खा जाते हैं। यानी हमारे प्लेटलेट्स के अंदर कमी लाने के लिए जो कारक जिम्मेदार है ना, वो कारक कौन सा है? हमारे शरीर में प्लेटलेट्स के अंदर कमी लाने का कारण खुद हमारा एंटीबॉडी है। ठीक है, जो डेंगू से हमारी रक्षा करने के लिए बना रहा है, जो हमारी डेंगू से रक्षा करने के लिए भी बना रहा है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि प्लेटलेट्स में कमी हुई है, अपने आप क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शुरुआत में प्लेटलेट्स को हमारा एंटीबॉडी सिस्टम ही खा जाता है। ऐसा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर निकलकर ये पता चला है। ठीक है, तो ये तो हम आपको बेसिक बताएं डेंगू के बारे में। अब हम चलते हैं कि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जिसके बारे में, तो उसके बारे में हम बताते हैं। ये हम लोग देखते हैं ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए, जो ब्लड होता है ना, उसमें प्लाज्मा जो होता है 55% होता है। हमारे शरीर में यदि ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ब्लड में प्लाज्मा जो होती है 55% होती है, और जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो कोशिकीय तत्व होते हैं, वह 45% होते हैं। और यही कोशिकीय तत्व में यानी सेलुलर एलिमेंट्स में एक होता है आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स, फिर डब्ल्यूसी यानी वाइट ब्लड, और प्लेटलेट्स जो हम लोग पढ़ते हैं ना, इसी के बारे में आज हम लोग खासकर चर्चा कर रहे हैं, यानी प्लेटलेट्स के बारे में। जो आरबीसी होता है, यानी हमारे शरीर में के अंदर ये ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, यानी इरिथ्रोसाइट्स, जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं यानी आरबीसी, वह हमारे शरीर में क्या होते हैं, ब्लड का जो सर्कुलेशन कराते हैं यानी ऑक्सीजन का के परिवहन का कार्य करती है। जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये हमारे शरीर के अंदर रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करती है, मतलब हमारे शरीर के अंदर रक्षा का कार्य डब्ल्यूबीसी करती है। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं, कहूँ देखते हो कहूँ कट जाता है हाथ या कोई शरीर का पार्ट, तो वहाँ पर ब्लड रुक जाता है, तो वह प्लेटलेट्स का जो काम होता है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य होता है। यानी प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है, जिसके कारण यदि कोई शरीर में कट पीट जाए तो वहाँ पर ये रोकने का काम ब्लड को करता है, यानी क्लाउड बनाने का काम, क्लॉटिंग करने का काम प्लेटलेट्स ही करता है ना। अब इसमें हम लोग देखेंगे आगे क्या उसको, कि यदि हम इसी ब्लड को परसेंटेज के आधार पर देखें कि यानी वर्गीकरण करें, अगर हम परसेंटेज के आधार पर बात करें तब ब्लड के बारे में देखें कि जो क्या होते हैं जिसके बारे में, है ना। परसेंटेज के आधार पर देखिए कि जो ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो वह क्या होता है जिसके बारे में। तो ब्लड का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जो प्लेटलेट्स होते हैं, जो अभी मैंने बताया, प्लाज्मा 55%, जो ये 55% अभी जो जिसमें मैंने बताया प्लाज्मा के बारे में कि जो प्लाज्मा 55% होता है, ये जो प्लाज्मा होती है इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे इसमें वाटर है, यानी वाटर हो गया, या आयंस हो गया, मिनरल्स हो गया, है ना, मिनरल्स हो गया, इस तरह के जितने भी लिक्विड ज़्यादातर पेय पदार्थ रहते हैं, या प्रोटीन हो गया, या वेस्टेज हो गया, या कुछ उस तरह का प्रोटीन्स हो गया, तो ये सब प्लाज्मा के अंतर्गत ही आते हैं हमारे शरीर में। और एक जो आरबीसी बताया, वो देखिए आरबीसी जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य करती है, ये मान के चलिए आप, यदि ये 44% रहे शरीर में, ऐसे तो ये 45% रहता है और 44% है, और 1% जो है ना वह प्लेटलेट्स होता है। 1% क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। हमारे शरीर में मात्र प्लेटलेट जो होते हैं 1% होते हैं, और 1% जो होता है ना, ये प्लेटलेट्स हो गया, या ये तो वाइट ब्लड सेल्स इसी में आ जाते हैं 1% में, है ना। WBC ये सब 1% में क्या होते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, यानी WBC 1% के अंतर्गत आते हैं। प्लेटलेट्स भी आएंगे हमारे शरीर में 1% रहता है, और जो WBC होता है वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं 1% के अंतर्गत। अब आपको मैं बताता हूँ ब्लड में 4 मेन कंपोनेंट्स इन ब्लड, यानी ब्लड में जो 4 मेन कंपोनेंट हैं उसके बारे में। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं इसमें चारों। अब देखिए, जो शरीर में प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा वह या तो लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड होते हैं,
दूसरा इसमें ये लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ साल्ट भी होते हैं, ये जो प्लाज्मा। फिर इसमें ग्लूकोज भी मिले रहते हैं, अमीनो एसिड भी रहते हैं, विटामिन भी रहते हैं, यूरिया भी रहते हैं, प्रोटीन और फैट, ये सब प्लाज्मा के अंतर्गत पाए जाते हैं। और जो WBC होता है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा प्रणाली का काम करता है, यानी बाहर से जो कोई रोग शरीर में इंटर करता है तो उसको रोकने का काम जो WBC करता है। इसमें इन्वॉल्व होता है क्या चीज़, इम्यूनो सिस्टम, यानी WBC में इन्वॉल्व होता है इम्यूनो सिस्टम। और जो प्लेटलेट्स होता है उसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है। और RBC जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम, यानी परिवहन का काम करता है, वह इन्वॉल्व होता है कैरिंग ऑक्सीजन, ये तो बताया। और जो इन्वॉल्व इन इम्यूनो सिस्टम जो WBC और RBC, तो यही दोनों मिलकर जो होता है ब्लड सेल का फॉर्मेशन करता है हमारे शरीर के अंदर। यानी डेंगू जब होता है किसी व्यक्ति को, यदि प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे चला आता है तो उस कंडीशन में नाजुक स्थिति हो जाती है। इसका मतलब है कि अब उस व्यक्ति को सेम ब्लड ग्रुप का प्लेटलेट्स चढ़ाया जाएगा, है ना। यदि उससे मिलता जुलता जिसका प्लेटलेट्स होगा उसी का चढ़ाया जाएगा ब्लड। और उसके जब ये रेयर कंडीशन हो जाती है तो मसूड़ों के अंदर क्या होती है, उससे ब्लडिंग आना शुरू हो जाती है, या शरीर के जहाँ भी छिद्र युक्त मिलेंगे, आँख से, नाक से, ये सब के अंतर्गत क्या होते हैं, ये सब के सहारे ब्लड बाहर शरीर के अंदर आना शुरू हो जाता है, जो बहुत ही नाजुक कंडीशन माना जाता है। इस कंडीशन में मेरे घर में ही 2 साल पहले एक छोटे भाई का हुआ था जब डेंगू, तो उसका भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया, यानी 13,000 से नीचे प्लेटलेट्स आ गया, उसका बढ़ ही नहीं पा रहा था। फिर उसको दूसरे व्यक्ति से, जिसमें मैं भी दिया था, ब्लड दिया और उसी का सेम प्लेटलेट्स चढ़ाया गया, तब उसको जाकर ग्रोथ हुआ, है ना। तो इसमें अब मच्छरों के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि जो मच्छर होते हैं, मच्छरों के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं। तो आपको बताते हैं मच्छरों के बारे में, है ना। जो मच्छर होते हैं तो कौन से मच्छर को काटने से जो डेंगू होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं, है ना। 1 मिनट देखिए, हम लोग मच्छरों के बारे में जानते हैं। एक होता है एडिज मच्छर है, दूसरा होता है मादा एनोफिलीज मच्छर, तीसरा क्यूलेक्स मच्छर होते हैं। तो जो एडिज मच्छर होते हैं उससे चिकनगुनिया हो जाता है, ठीक है। डेंगू बुखार भी होता है, इसी के बारे में हम लोग आज हम लोग चर्चा किए। यानी कभी एग्जाम में या व्यावहारिक रूप से जानने की इच्छुकता रहे तो डेंगू बुखार कौन से मच्छर को काटने से होती है, तो उस मच्छर का नाम है एडिज मच्छर। यानी एडिज मच्छर किसी व्यक्ति को काट ले तो उससे डेंगू बुखार हो सकता है, चिकुनगुनिया भी हो सकते हैं, लिम्फोटिक फाइलेरिया भी होता है, रिक्ट वैली बुखार भी होता है, पीला बुखार, पित्त ज्वर या जीका भी बोलते हैं। कभी डेंगू ज्वर जो होता है, यानी जो डेंगू काटने से होती है, तो उसको बोला जाता है कि तोड़ हड्डी बुखार आता है, क्योंकि वह हड्डियों में, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा पेन करता है, इसीलिए उसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है इसे, है ना। तो ये जो एडिज मच्छर काटते हैं उससे ही डेंगू बुखार होती है। जो मादा एनोफिलीज मच्छर होते हैं उससे मलेरिया होता है, लिम्फोटिक फाइलेरिया होता है। सबसे ज़्यादा लिम्फोटिक फाइलेरिया का जो केस है वह अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ज़्यादा मिला था। फिर क्यूलेक्स जो मच्छर है उससे जापानी इंसेफ्लाइटिस होती है। फिर लिम्फोटिक फाइलेरिया होता है, वेस्ट नाइल फीवर, ये क्यूलेक्स मच्छर को काटने से होता है। ये हम लोग मच्छर के काटने से होने वाले जो बीमारी होती है उसकी बेसिक हम लोग जान लिए। तो मेन हम लोग पता करना था कि डेंगू के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डेंगू कौन से मच्छर को काटने से होता है, तो एडिज मच्छर को काटने से जो होते हैं डेंगू हो जाते हैं व्यक्ति को, है ना। ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखिए इससे बचने का उपाय क्या है। जितना हो सके आप अपने शरीर के अंदर वाटर इनटेक करें, है ना। वाटर इनटेक का मतलब ये हुआ कि लिक्विड फॉर्म में शरीर के अंदर आप प्रवेश करिए किसी मैटर को, क्योंकि उससे क्या होगा कि शरीर को पाचन शक्ति करने में क्या होगी, आसानी होगी, शरीर को ज़्यादा जोड़ नहीं पड़ेगा। और इस कंडीशन जब बुखार आ जाए तो रिकवरी होने में 3-4 दिन लगते हैं मिनिमम। तो उस दिन तक आप आराम से रूम में रेस्ट कीजिए, खेल कूद ज़्यादा नहीं करना है, ना बाहर निकलना है। इससे कोशिश ये भी कीजिए कि फुल कपड़ा पहन के रहिए ताकि
यदि काट भी ले तो कपड़े पर ही आए, क्योंकि मच्छर अपने भोजन के लिए आता है। उसका इंटेंसिव ये नहीं होता है कि जाकर हमको किसी व्यक्ति को वायरस फैला दे, वो अपने भोजन की तलाश में आता है। या तो वह फूलों की परागन से अपना भोजन प्राप्त करता है, या बड़ी किसी व्यक्ति के बॉडी पर जाकर बैठता है और जो बाहर से उसके शरीर में गंदगी लगे होते हैं उससे वायरस आ जाता है। वो उसका इंटेंसिव ये नहीं होता है कि वो किसी व्यक्ति को वायरस फैला दे, वो अपने भोजन की तलाश में आता है, जिसके कारण ही गिफ्ट में समझिए एक तरह से देकर चला जाता है वायरस। तो इस तरह से हम लोग को बचना है। इसके कुछ लक्षण भी हैं, मैं आपको बचने के तरीके भी कुछ बता देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा बीमारी है कि हड्डी तोड़ बुखार आता है। तो इसको हम लोग बचने के कुछ उपाय भी, जो इंडियन एक्सप्रेस पेपर में जो कल आया था पूरा इसका एडिटोरियल ही आया था, तो क्या है इसके बचने के उपाय, कैसे इसको हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमारे शरीर में क्या हुआ है, माने कि प्लेटलेट्स की कमी हो गया है, डेंगू मच्छर काट लिया है। देखिए जो डेंगू होते हैं आपको मैं बताता हूँ, इसको कुछ 5-6-7 लक्षण भी होते हैं। सबसे पहला मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है। मैं लिख भी देता हूँ, मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों में दर्द भी होता है ना, जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। डेंगू के लक्षण ये सब मैं बता देता हूँ, ठीक है। डेंगू के लक्षण यानी मान लिया हम 7 तरीके से देख सकते हैं कि मांसपेशियों हो गया या हड्डियों और जोड़ों में क्या होगा, दर्द होगा, है ना, जब ये डेंगू काटेगा, है ना। उसके बाद आँखों के पीछे दर्द होगा, जो आँख है उसके पिछले वाले पार्ट में दर्द बहुत तेज होगा, यानी आँखों के पीछे दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होता है, पीछे दर्द। ये 2 लक्षण हुए। और एक इसका एक ये लक्षण है कि मांसपेशियां जो है, मांसपेशियों में सूजन आ जाती है, यानी मांसपेशियों में सूजन आ जाते हैं, मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में सूजन आ जाते हैं। त्वचा जो होती है, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, जो त्वचा होते हैं त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं, क्योंकि ब्लड निकलना शुरू हो जाता है ना ज़्यादा रेयर कंडीशन में आने के बाद। उसके बाद उल्टी होना भी शुरू हो जाता है, उल्टी होना, मन का विचलना भी हो जाता है, यानी मन आपको थोड़ा, मन का विचलना, ये इस तरह से लक्षण है। और भी हो सकते हैं, मन का जो विचलना हो गया, या सिर दर्द, ये भी एक है, सिर दर्द। तो ये जो मैंने हम लगभग 7 पॉइंट बताएं, तो ये किसी को यदि डेंगू काट ले तो ये सब लक्षण उसका बेसिक है। यदि ये सब होना शुरू हो जाए तो समझिए कि उस व्यक्ति को डेंगू काट लिया है। तो उससे या तो आप डॉक्टर की सलाह लें या प्रिकॉशन करें, यानी वाटर इनटेक शरीर में बहुत ज़्यादा लें, ताकि उसको इंडाइजेशन होने, यानी डाइजेशन होने में, पाचन शक्ति में क्या हो, शरीर को सहूलियत मिले। यानी मांसपेशियों, हड्डियों में दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, फिर आँखों के पीछे वाले हिस्से में दर्द ज़्यादा, मांसपेशियों में सूजन ज़्यादा हो जाएगा, त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाएंगे, उल्टी होना शुरू हो जाएगा, मन का विचलना, सिर दर्द, यानी जैसे ये है, ये हड्डी है, यहाँ पर मान लिया मोड़ है, यहाँ पर है, या पैर बैठते उठते हैं तो जो यहाँ घुटना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है ना। तो इसकी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रिकॉशन नहीं कीजिएगा तो है बहुत छोटे चीज़, लेकिन आगे जाकर ये घातक भी बहुत ज़्यादा बन सकता है ना। तो ये प्रिकॉशन लेना बहुत, चूँकि इसका अभी तो मरीज मिल ही रहा है, अब मरीज जितना मिल रहा है उतने हिसाब से हम मरने का रेशियो भी बढ़ रहा है। तो हम लोग, इसका मतलब ये घातक होते जा रहा है, इसका मतलब ये प्रिकॉशन हम लोग को लेना ज़रूरी है ना। तो ये सब सलाह है कि आप लोग थोड़ा पढ़े लिखे हों, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर ही सब चीज़ इन्फॉर्म करेगा तो आपको प्रिकॉशन लेंगे। कुछ पढ़े लिखे होने के नाते भी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप किसी भी रोग के बारे में प्रिकॉशन पहले से ले सकें, है ना। ये देखिए, इसमें ये भी कहा गया है कि डॉक्टरों का जो कहना है कि ये जो बीमारी है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि प्लेटलेट्स कम होने का कारण ये है कि शरीर में जो इस वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनता है
वही एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो वही एंटीबॉडी होती है वही एंटीबॉडी प्लेटलेट्स को कम करने लगता है। यही कारण है कि आपको शुरुआती दौर में जब बुखार का पता चलता है और जब आप सीबीसी कराने जाते हैं यानी कि ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, तब ब्लड में प्लेटलेट्स का कमी का पता नहीं चलता है। प्लेटलेट्स एक दिन बाद पता चलता है, ठीक है, एक दिन बाद पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो गई है। और वो भी दिन में कई बार टेस्ट करवा के देखते हैं कि हाँ भाई प्लेटलेट्स कम तो नहीं हो गई, क्योंकि ये बुखार होने के बाद शरीर अपने आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है और एंटीबॉडी बनता है। जो एंटीबॉडी उस वायरस को तो खाता ही है, साथ में प्लेटलेट्स को भी खा जाता है। ऐसी स्थिति में शरीर में प्लेटलेट्स की काउंटिंग कम हो जाती है ना। तो ये डॉक्टर की सलाह है। तो ये मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डेंगू के बारे में बता दिया है ना। तो आप लोग समझ इसके बारे में थोड़ा बहुत जितना मुझे हासिल हुआ, जो पेपर में दिया था उसके बारे में मैं बताया। एक देश है चीन, आपको पता है कि मलेरिया मुक्त देश बनाने के लिए चीन की 137 रणनीति अपनाया था। 137 रणनीति जो चाइना है अपने देश में मलेरिया, डेंगू नहीं मलेरिया को मुक्त करने के लिए ये 137 पॉलिसी अपनाया था। 137 पॉलिसी का मतलब ये हुआ कि 1 का मतलब यानी पहले दिन में मलेरिया के मामले का पता करता है। चाइना में पहले दिन मलेरिया के बारे में पता लगाता है। तीसरे दिन जांच करने के बाद इसके जो खतरे बताता है कि ये खतरे हैं। 7वें दिन के अंदर इसे फैलने से रोकने के लिए कदम उठा लिया जाता है चाइना में। तो ये चाइना का अपना पॉलिसी है। तो इस तरह से वह देश अपने यहाँ मलेरिया को ख़त्म किया है ना। तो हमने जितना बेसिक इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आया और जितना मुझे जानकारी थी उतना हम डेंगू के बारे में आपको जानकारी दिया। और यदि आपके बारे में इसके हर दिन न्यूज़पेपर या इंटरनेट के माध्यम से या डॉक्टर भी कुछ लोग सलाह देते हैं, तो उस सलाह को मानकर आप प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ बहुत बड़ी घटना हो जाती है। डेंगू मैंने पटना में ही देखा, एक काटा, लेकिन प्रिकॉशन तो किया लेकिन थोड़ा लेट किया। तब तक क्या हुआ, प्लेटलेट्स इतना कम हो गया कि उसको मतलब कि कंट्रोल होने में समय लग गया और हो नहीं पाया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो गई। तो इसीलिए ये सब गलती नहीं करना, प्रिकॉशन बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें इतना ही। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।